हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर में पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर जो है ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन, कोर की संरचना के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। वो चारों प्रकार को हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। उसके पहले हमने पढ़ा था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और क्लास नंबर 3 में हमने देखा था फ्रेंड्स कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर चार प्रकार के होते हैं। वो चारों प्रकार को मैंने यहाँ पे आप लोग को पढ़ाया है। आज हम लोग कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, और साथ में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, अर्थात कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आज कवर करने वाले हैं फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल फेज, दूसरा होता है थ्री फेज। तो सिंगल फेज और थ्री फेज को पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे कूलिंग के आधार पर जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना और बेल आइकन दबा लेना इसी प्रकार की नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 4 ट्रांसफार्मर, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेज, देन इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का पहला देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स फेज के आधार पर। तो ये तीसरा प्रकार है, ट्रांसफार्मर का तीसरा प्रकार है। पहला प्रकार था जिसमें हम लोगों ने देखा था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज था। ठीक है, सेकंड हमने देखा था फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने देखा था कि 4 टाइप के होते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप और स्पाइरल टाइप। आज हम देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का तीसरा प्रकार, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फेज के आधार पर। यहां पे लिख लेते हैं फ्रेंड्स on the basis of phase। ठीक है, फेज की संख्या के आधार पर, या कहें हम फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो उनके हम नाम लिख लेंगे। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, तो ये मुख्यतः दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो होते हैं नंबर 1 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, देन नंबर 2 थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके, यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ फेज, मतलब फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब रहना चाहिए फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इन दोनों को हम 1 बाय 1 करके पहले जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स नंबर 1 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को। ओके, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। फिर इसमें हम समझेंगे कि कैसे वर्किंग होती है। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि सभी की जो वर्किंग होती है, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सब टाइटल, हमने देख लिया ट्रांसफार्मर 5 प्रकार के होते हैं। जो 5 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं फ्रेंड्स, सभी का काम एक ही होता है। कोई भी ट्रांसफार्मर हो, वर्किंग सेम होगी, प्रिंसिपल सेम होगा, रूल सेम होंगे। डिफरेंस क्या होगा उसकी बनावट में। तो हम लोग देखे थे पहले स्टेप अप कैसा होगा, स्टेप डाउन कैसा होगा, उसमें चेंजेस हम देखने को हमको मिल रहा था कि स्टेप अप में हम नंबर ऑफ कॉइल सेकेंडरी में ज्यादा रख रहे थे, है ना, पतली तार की बना रहे थे। तो वहां पे क्या हो रहा था, वोल्टेज स्टेप अप हो रहा था, मतलब वोल्टेज को हम बढ़ा रहे थे, उसी अनुपात में हमारी करंट कम हो रही थी। फिर हमने देखा था दूसरे ट्रांसफार्मर के प्रकार में कि कोर की संरचना के आधार पर कौन कौन से होते थे। हमने देखा था कि एक जो है हमारे पास में क्या होता है, कोर के आधार पर होता है। फिर एक सेल टाइप होता है, सेल टाइप हम जब जिसमें हमारे पास में क्या था, जिसमें हमारे पास फ्लक्स प्रवाहित होने के 2 रास्ते थे। फिर हमने बैरी टाइप भी देखा, जिसमें बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं। फिर हमने स्पाइरल टाइप भी देखा। वैसे ही हम आज देख रहे हैं फेज के आधार पर। तो फेज के आधार पर फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है सिंगल फेज। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले सिंगल फेज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सिंगल फेज वाली एसी सप्लाई पर नंबर 1 पहला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नंबर 1 सिंगल फेज सप्लाई पर
सिंगल फेज एसी सप्लाई लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी पे काम करता है। तो सिंगल फेज एसी मतलब अल्टरनेटिंग सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये तो सिंपल सी चीज हो गई सिंपल सी बात हो गई कि वह ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज एसी सप्लाई पर कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो ट्रांसफार्मर थ्री फेज से कार्य करेगा वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी एवं दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो कोई भी ट्रांसफार्मर हो जिसमें एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी होती है। ठीक है, तो ये भी बेसिक चीज हो गई। थर्ड पॉइंट है हमारा कि इस प्रकार के जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, हमने देख लिया प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, प्राइमरी वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई देकर सेकेंडरी वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई स्टेप अप या स्टेप डाउन के रूप में विद्युत प्राप्त करते हैं। इसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आईटीआई के हिसाब से ये चीजें पर्याप्त है ना। अब ये समझेंगे हम कि सिंगल फेज किसे कहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एसी सप्लाई सिंगल फेज की देते हैं, और वो ट्रांसफार्मर द्वितीयक वाइंडिंग में भी क्या करता है, एसी सप्लाई स्टेप अप या स्टेप डाउन करके हमें प्रोवाइड कराता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आईटीआई के हिसाब से इतना आपको समझना जो है तो कंप्लीट है। इतना आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंगल फेज की कहां पे हम बात कर रहे हैं। सिंगल फेज स्पेसिफिक इसी तरीके से हम लोग इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं, या इस तरीके से इस ट्रांसफार्मर को हम समझा सकते हैं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसमें सिंगल फेज एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी एवं दूसरी वाइंडिंग द्वितीयक होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है।
प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देकर सेकेंडरी वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई स्टेप अप या स्टेप डाउन करके, है ना, के रूप में विद्युत प्राप्त करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी, है ना। अब देख लेते हैं यहां पे नंबर 2 क्या है? थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। सिंगल फेज खत्म हो गया, थ्री फेज देख लेते हैं। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर सबसे पहले हम देखेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर वह होता है जो थ्री फेज एसी सप्लाई पर कार्य करता है, ठीक है। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बता दिया, है ना, टेक्निकली नहीं है बट ये टेक्निकली समझना इसको, वही चीज बता रहा हूं मैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो थ्री फेज एसी सप्लाई पर कार्य करता है। उसे हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में है ताकि आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा फ्रेंड्स कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इनमें थ्री फेज तीन प्राइमरी तथा 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। सिंपल सी बात है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या होगा? थ्री फेज ट्रांसफार्मर में 3 सेकेंडरी वाइंडिंग भी होगी और 3 प्राइमरी वाइंडिंग भी होगी, ठीक है। तो इनमें 3 प्राइमरी तथा 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? 3 सेकेंडरी प्राइमरी और 3 सेकेंडरी होती हैं और ये प्रायः है सेल टाइप या कोर टाइप के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस पे जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, इसमें 3 प्राइमरी तथा 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और ये प्रायः सेल टाइप या कोर टाइप के होते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आप लोग को बताया था कि जो हमारे थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, जनरली जो ट्रांसफार्मर डिजाइन किए जाते हैं वो या तो सेल टाइप होंगे या कोर टाइप होते हैं। वेरी टाइप सेरल टाइप हम जो है तो नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ वो जो है तो उसको अगर वो जल गया तो मेंटेनेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब मेंटेनेंस हम इजीली नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है। यही उसका रीजन है। इनका उपयोग हम कहां पे कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखना जरूरी है। तो इनका उपयोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग जनरेशन प्लांट मतलब जहां बिजली बनती है, लाइक चाहे वो एनटीपीसी पावर प्लांट हो, या थर्मल पावर प्लांट हो, या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, कहीं भी हम बात करें ट्रांसफार्मर हम कहां पे यूज करते हैं? जनरेशन प्लांट में। जनरेशन प्लांट कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पानी से, अगर वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, फिर भी हम क्या करेंगे कि जैसे प्लांट से बिजली बाहर बन करके आएगी, हम ट्रांसमिशन जब करेंगे फ्रेंड्स तो उससे पहले हम क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो जहां पे बिजली बन रही है, बिजली का जहां पे उत्पादन हो रहा है, उसके बाद हम जस्ट क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रांसफार्मर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इस लोकेशन पे बिजली बन रही
है, प्लांट से जैसे बाहर हमारी विद्युत आउटपुट में मिलती है, वहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं और जो हमारे पास वोल्टेज होता है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके फिर हम ट्रांसमिट करते हैं। क्योंकि ट्रांसमिशन हम हाई वोल्टेज में करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें वहां पे बहुत सारे जो है तो एडवांटेज होते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे और पिछले पहले क्लास में मैंने डिस्कस भी कर लिया है। तो क्या कहते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा फ्रेंड्स कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग जनरेशन प्लांट में करते हैं। कहां पे, जनरेशन प्लांट में करते हैं, है ना, जनरेशन प्लांट में करते हैं, ठीक है। लाइक हम बात करें कि बिजली उत्पादन केंद्र में करते हैं, कितने उत्पादन केंद्र होती है हमारे पास में, किस किस रेशियो के होते हैं ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये होते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 6.6 केवी, 6.6 केवी की हमारी जो है तो क्या होती है, ट्रांसफार्मर होते हैं, या 11 केवी के हो सकते हैं, ठीक है, 11 केवी, 11 केवी एसी को, 11 केवी एसी को 66 केवी या 132 केवी या 220 केवी, 220 केवी या हम बोल सकते हैं 440 केवी तक स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्री फेज जो ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग हम कहां पे करते हैं फ्रेंड्स, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग जनरेशन प्लांट में करते हैं। 6.6 केवी या 11 केवी जहां पे बिजली बन रही होती है या उससे ज्यादा, हम इंडिया मान के चलते हैं कि ज्यादातर मोस्टली प्लांट जो है वो 33 केवी जनरेट करते हैं। तो उस विद्युत को 66 या 132 या 220 या 440 तक जो है तो हम क्या करते हैं, स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं, मतलब स्थानांतरण करते हैं। तो होता क्या है कि मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो कि हमारे पास में क्या है, ये है जनरेशन प्लांट, क्या है, ये है जनरेशन प्लांट, ठीक है, ये जनरेशन प्लांट है। तो यहां पे हमारी बिजली बनी, अब इस बिजली को हम क्या करते हैं, इस बिजली को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि एक बड़े से शहर में या किसी शहर में हमको ले जाना है ना, कोई ये क्या है, सिटी है, ठीक है, ये क्या है, सिटी है। तो इस सिटी पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो जनरेशन प्लांट है वो सिटी से बाहर होता है ना, ये जंगल पहाड़ में होता है। अगर हम हाइड्रो की बात करें तो ये जनरेशन प्लांट थर्मल पावर प्लांट भी होता है, तो क्या होता है, आउट ऑफ सिटी होता है। तो सिटी के पास से पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। तो बिजली के 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है जनरेशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। वो हम लोग पावर प्लांट में आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे जनरेशन हमारा हो जाता है, जैसे बिजली बन जाती है, तो जैसे बिजली बन जाती है उसके बाद तुरंत हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा मान लो कि पावर प्लांट हो गया, बिजली बाहर निकली, हम यहीं पे क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर, डेल्टा टू डेल्टा अधिकतर यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ हमें यहाँ पे अर्थिंग या न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग ध्यान रखना, जैसे पावर प्लांट से हम बाहर आते हैं तुरंत सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो कि क्या करता है, वोल्टेज स्टेप अप करता है। किन किन रेशियो में, इन रेशियो में 440 केवी तक जो है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप कर लेंगे। देन यहां से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा फिर हम क्या करेंगे, आगे भेजेंगे। और आगे जब भेजेंगे शहर के नियर बाई क्या होगा, शहर के नियर बाई एक होता है मेन स्टेशन है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं बिजली विभाग का मेन स्टेशन, या फिर उसके मेन स्टेशन के आसपास में थोड़ी दूर पर क्या मिलेगा हमको, एक सब स्टेशन। क्या मिलेगा, एक सब स्टेशन भी मिलता है। उस सब स्टेशन के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, फिर हम क्या करते हैं, 3 फेज और 4 वायर में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन
स्टेशन को सब स्टेशन में लेकर के, मेन स्टेशन में लेकर के फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिटी में। हमारे पास फीडर होते हैं, बाय फीडर के माध्यम से हम क्या करते हैं, सिटी में हर जगह जो है तो पहुंचा देते हैं। आपने देखा होगा कि जहां पे आपका घर होगा उसके नियर बाई कोई डीपी लगी होती है, कोई ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो क्या करता है, हमें आउटपुट में क्या कितना देता है, 440 वोल्ट देता है। कितना, 440 वोल्ट देता है, बिकॉज ऑफ उसमें 3 तार होती हैं और एक होती है न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल होगा, ये होगी RYV। हमको यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है, इनकमिंग हमारी कितनी होती है, ये डेल्टा में होती है ना। ये हो सकता है 11 के भी हो, ये 11 को भी हो, और 11 के भी रहती है, 11 के भी आती है ट्रांसफार्मर में। ये हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, स्टेप डाउन कर लेता है और यहाँ पे हमें आउटपुट में कितना देता है, 440 वोल्ट देता है, 440 वोल्ट देता है। उसी रेशियो में यहाँ पे क्या होती है, करंट होती है, और वो हमारे घरों में जो है सप्लाई आ जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर हमारे घर में नॉर्मल यूज करना है तो हम क्या करेंगे, किसी एक फेज को ले लेंगे और एक न्यूट्रल ले लेंगे। ये हमारा घर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा घर हो गया, ये होम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा होम। अगर मेरे घर में क्या है, आटा चक्की है, ऑयल मिल है, या कोई मोटर लगा के रखा हूं मैं, या मेरे पास में कोई ट्यूबवेल है, तो मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ पे 3 फेज लूंगा। तो फिर क्या होगा, न्यूट्रल तो आएगा ही, साथ में ये दोनों फेज भी आ जाएंगे, तो फिर हमारा घर जो है तो 3 फेज में काम करेगा। लेकिन जनरली जो डोमेस्टिक सप्लाई होती है वो सिंगल फेज में होती है ना। डोमेस्टिक हम लोग यूज करते हैं सिंगल फेज में। हमारे घरों में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं वो सब सिंगल फेज में कार्य करते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन किए जाते हैं वो सिंगल फेज में डिजाइन किए जाते हैं, छोड़ करके किनको, मोटर वगैरह। जो 3 फेज में सिस्टम में काम करने वाले होते हैं, वो जो मोटर होती है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो 3 फेज में काम करते हैं, जनरली वो कहां पे पाए जाते हैं, कंपनियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वह ट्रांसफार्मर होता है जो 3 फेज सप्लाई पर कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें 3 प्राइमरी तथा 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और ये प्रायः सेल टाइप या कोर टाइप का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग जो है तो लिख लेना, नोट कर लेना। ये क्या कहता है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग जनरेशन प्लांट में, जहां विद्युत का उत्पादन होता है, वहां पे करते हैं। जैसे ही उत्पादन होता है उसके बाद जस्ट ट्रांसफार्मर लगा होता है, लेकिन वहां पे जो ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, कौन सा होता है, वो डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन वाला होता है। क्यों, क्योंकि हमें वहां पे न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। तो जनरली हम लोग जनरेशन प्लांट के जस्ट बाद जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन करते हैं। लेकिन वो कैसा होता है, स्टेप अप टाइप का होता है, उसके सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। तो क्या करेगा वो, 6.6 या 11 के भी अगर जनरेट हम कर रहे हैं तो वो इस रेशियो में हमें क्या करेगा, स्टेप अप करके दे देगा, जितने उसके नंबर ऑफ कॉइल होगी, जितने उसमें कैपेसिटी होगी। अधिकतम जो हमारे यहाँ पे अभी बिजली बन रही है फ्रेंड्स, वो बता दूं आपको कि 33 केवी तक जो है तो मैक्सिमम प्लांट जो है तो अभी जनरेट करके हमें बिजली दे रहे हैं, ये उत्पादन हो रहा है। तो होता क्या है, बिजली का तीन पार्ट होते हैं बिजली के। पहला होता है जनरेशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन प्लांट जहां बिजली बनाई जाती है, बाकी काम होता है ट्रांसमिशन, जहां पे एक जगह से दूसरी जगह जो है तो बिजली तो पहुंचाई जाती है। होता क्या है, जो प्लांट हमारे होते हैं फ्रेंड्स, वो कहां पे होते हैं, वो सिटी से आउट होते हैं, और हमें बिजली कहां आवश्यकता होती है, सिटी में होती है। तो हम क्या करते हैं, जनरेशन के बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। और ट्रांसमिशन भी केवल एक ट्रांसफार्मर लगा करके नहीं करते हैं, कई जगह हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, कई स्टेप में होते हैं। जब हम क्या पढ़ेंगे, पावर सिस्टम पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग जनरेशन को पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं एक डायग्राम बना करके आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ पे डेल्टा टू डेल्टा लगा है, फिर यहाँ पे कोई और ट्रांसफार्मर लगा है, फिर यहाँ पे कोई और ट्रांसफार्मर लगा है, और फिर जाकर के देन हम कहां पहुंचते हैं, मेन स्टेशन पे। फिर मेन स्टेशन के बाद हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में सब स्टेशन भी रहता है, वहीं मेन स्टेशन भी है, वहीं सब स्टेशन भी है ना। तहसील लेवल में हम जाएंगे तो वहां सब स्टेशन आपको मिल जाएंगे। गांव लेवल में जाएंगे तो आपको एक ग्रिड छोटा सा मिल जाएगा देखने को। फिर आप शहर में कॉलोनियों में जाएंगे तो आपको डीपी मिल जाएगी। तो पहला क्या होता है, जनरेशन, जहां बिजली बनती है। दूसरा क्या होता है, ट्रांसमिशन, जहां बड़े बड़े खंभा, आपने देखा होगा टावर लाइन मतलब बड़े बड़े डिजाइन, खंबे के डिजाइन किए रहते हैं, उससे हमारी जो करंट जा रही होती है, वोल्टेज जा रहा होता है, उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप जाएंगे तो जिस जिले में आप देखेंगे, तो जिस जिले लेवल में जो मेन जिला होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है तो एक क्या होता है, बिजली विभाग होता है, वहां पे आप देखेंगे उसे हम बोलते हैं मेन स्टेशन। फिर मेन स्टेशन में क्या होता है, स्टेप डाउन होता है, करंट को रिसीव करते हैं, सीटीपीटी लगा होता है, उसको क्या करते हैं कि स्टेप डाउन करके मेन स्टेशन से सब स्टेशन में भेजते हैं, और सब स्टेशन के बाद फिर हम क्या करते हैं कि कॉलोनियों में, शहरों में भेजते हैं। और अगर हमको दूर कहीं भेजना है तो हम दूसरे
पावर ग्रिड में भेज देते हैं, जो कि छोटी छोटी ग्रिडें होती हैं, ठीक है, जो कि जो है तो तहसील लेवल बोल सकते हैं, ब्लॉक लेवल, या फिर आप गांव में किसी भी पंचायत में बोल सकते हैं। वहां भी आजकल जो सब स्टेशन बना दिया जाता है और हमारी कॉलोनियों में हमारे घरों तक जो पहुंचाया जाता है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट होता है उसमें हमारे डीपी वगैरह हमारे घर के आसपास पोल में माउंटेड दिख जाते हैं, ठीक है। तो तीन पार्ट होता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में होता है हमारे शहरों के आसपास जो हमें पोल दिखाई देते हैं, है ना, हमारे कंडक्टर दिखाई देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स की जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फेज होता है, फेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल फेज, दूसरा होता है थ्री फेज। दोनों को हमने यहाँ पे देख लिया है कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। देन हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट, है ना, पहला जो है तो हमारा कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स? ट्रांसफार्मर जो है सिंगल फेज और थ्री फेज। अब हम बात करेंगे कूलिंग के आधार पर कौन कौन से होते हैं और उनमें भी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, है ना। यदि आपने आईटीआई किया है और गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है तो यह क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स। आप मिस बिल्कुल मत करना, इसकी बिल्कुल मत करना, है ना। यहां से आप बहुत कुछ सीख करके जाओगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे दे रहे हैं आईटीआई को एडवांस लेवल में दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं जिनका बेसिक कमजोर है वो लोग भी यहाँ आकर के पढ़ें तो उनका फाउंडेशन मजबूत होगा। साथ में जेई लेवल की भी प्रिपरेशन वो इससे कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक जेई के लिए अगर जाना है तो थोड़ा सा आपको महावीर सर की क्लास भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आईटीआई को टारगेट कर रहा हूँ, आईटीआई को लेकर के चल रहा हूँ। आईटीआई जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, लाइक असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है जिसका बच्चों ने फॉर्म डाल दिया है। देन इसके बाद टेक्नीशियन जो है तो आरआरबी टेक्नीशियन का जो है फॉर्म फिलअप होने वाला है मार्च में। तो दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है जो कि YouTube के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बढ़िया जो हम लोग जो है तो यहाँ पे दे रहे हैं अपने मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो आप लोग क्या करिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको जो है तो वीडियो को पहुंचाइए, ताकि बाकी लोगों का भी जो है तो यहाँ पे पढ़ने में और हेल्प हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूं आप लोग को दोस्तों कि YouTube के इतिहास में जो हमने देखा है कि कोई भी फ्री लेक्चर जो है तो फ्री कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराता है YouTube में। वो क्या करते हैं कि दो चार क्लास YouTube में डाल देते हैं, इसके बाद क्या करते हैं अपने ऐप पे बढ़ाते हैं और उस ऐप में आपको जाकर के परचेस करना होता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑल ओवर पूरा कंटेंट फ्री दे रहे हैं और किसी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई एग्जाम्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, डीआरडीओ हो, डीएमआरसी हो, है ना, बीएचएल हो, किसी प्रकार का जो है तो आपका एग्जाम हो, आईटीआई लेवल का अगर एग्जाम है या जेई लेवल का एग्जाम है तो आप यहां से अगर पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा 100%। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो आजकल जो है तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर बहुत यूज होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है, ट्रांसमिशन में भी होता है, जनरेशन प्लांट के बाद होता है ना। और आजकल जितने भी जगह आप देखेंगे तो जनरली क्या देखेंगे, थ्री फेज ट्रांसफार्मर ही देखेंगे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम बहुत कम यूज करते हैं, रेयर। हम प्रयोगशालाओं में कर लेते हैं, लैब में कर लेते हैं, छोटी छोटी मशीनों जहां पे हम छोटी छोटी मशीनें हमारी होती हैं, जैसे लाइक कंप्यूटर में भी आप देखो छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है, सिंगल फेज लगा होता है। लेकिन वो कोई जो है तो बड़े स्तर पे अगर हम देखें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में वहां पे थ्री फेज ही आपको मिलेगा। जनरली आपने जो अभी तक देखा होगा आपके घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर आपको मिलेंगे दोस्तों वो मिलेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहला हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, दोनों को हमने कंप्लीट तरीके से यहाँ पे देख लिया है, कंप्लीट हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब देखेंगे फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग। कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, अब इन चीजों को हम देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर का चौथा टाइप है, फोर टाइप है ना, फोर टाइप है on the basis of cooling, on the basis of cooling। कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, यदि आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है कि ये चार प्रकार के होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो हम लिखेंगे यहां पे नंबर एक, हम लिखेंगे यहां पे नंबर एक
नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर, हिंदी में आप लिखोगे प्राकृतिक कूल ट्रांसफार्मर या प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर। ठीक है। सेकंड है ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर, जिसे हम लोग बोलेंगे हिंदी में तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। थर्ड है दोस्तों वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर। और फोर्थ है एयर कूलिंग ट्रांसफार्मर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, अगर एग्जाम में आपके आ जाए कि आप बताइए कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल कूलिंग अर्थात प्राकृतिक रूप से कूलिंग। दूसरा होता है ऑयल कूलिंग, जिसमें हम लोग तेल डालते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर और वो क्या करता है, हमारी जो वाइंडिंग गर्म होती है तो उसको ठंडा करने का काम करता है। तीसरा होता है वाटर कूलिंग, अर्थात हम क्या करते हैं कि वहां पे क्या है ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे हमारी पानी जो है तो वहां से पानी जो है तो जाता है और पानी गर्मी के एब्जॉर्ब करता है। और चौथा होता है एयर कूलिंग। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं मेन सब स्टेशन में। जब हमारे सिटी का लोड बढ़ता है गर्मियों में, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बिजली की खपत होती है, बड़े बड़े एसीज लगे होते हैं, फैन चालू होते हैं, कूलर चालू होते हैं, मशीनरी चालू रहती है, तो आपने देखा होगा और ऑलरेडी टेम्परेचर भी रहता है गर्म, तो आपने देखा होगा कि वाटर कूलिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा किया जाता है। इवन यहां तक कि आपको दोनों तरफ से फैन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। प्राकृतिक कूलिंग का मतलब क्या है, नेचुरल कूलिंग का मतलब क्या है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ना, उस ट्रांसफार्मर के साइड में, जैसे हम लोग देखेंगे कहां पे, हम लोग देखते हैं कहां पे, जो पुराने टाइम में लोहे के क्या आते थे जो है तो जो लोहे के पहले दोस्तों क्या आते थे, कूलर में आप साइड में देखेंगे है ना, तो साइड में पंखुड़ी टाइप से बनी हुई रहती थी। सेम उसी प्रकार के ट्रांसफार्मर हमारा डिजाइन किया जाता है और उसी के आधार पर क्या होती है नेचुरल कूलिंग, मतलब नेचुरल जो हवा चल रही होती है उससे कूलिंग मिलती रहती है ना। ये एयर कूलिंग क्या है, स्पेशल फैन लगाते हैं, कूलर की व्यवस्था करते हैं, उस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं कूलिंग के लिए। तो ये एयर अलग हो गया, नेचुरल अलग हो गया। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। पहला तो स्टेप यही है कि यदि हम कोई आपसे पूछे कि कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आपको बताना ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नेचुरल, ऑयल, वाटर और एयर कूलिंग। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इस क्लास में जो है तो इन सभी टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं सबसे पहले नेचुरल कूलिंग को। अगर समय रहा तो हम 3 को और करेंगे, नहीं तो 3 जो है तो बचे हुए कल की क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे। तो दोस्तों हम आज स्टार्ट करते हैं नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर, या हम कह सकते हैं नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो नेचुरल प्रकार से या प्राकृतिक रूप से कैसे हम जो इसमें कूलिंग कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाएंगे। जो नेचुरल, जिस तरीके से नेचुरल हम इसको हवा दे सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या करता हूं मैं, यहां पे एक जो है तो मैं डायग्राम साइड में बना लेता हूं, तो यहां पे मुझे लिख के समझाने में आसानी रहेगी। तो ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाता है दोस्तों। नेचुरल कूलिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है उसका हम लोग डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया। ये हो गया। अब देखना, यही जो है तो उसकी बनावट होती है, यही जो है तो स्पेसिफिक उसकी बनावट होती है दोस्तों। इसको आप लोग जो है ध्यान में रखना। कुछ इस प्रकार का हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो डिजाइन होता है। ठीक है। थोड़ा स्पेसिफिक नहीं बन पा रहा है ना। चलो इसको हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब बन गया है ना दोस्तों। तो ये हमारा जो है तो
नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर कहलाएगा। उसकी साइड की जो पट्टियां होती हैं ना, कुछ इस प्रकार की डिजाइन की जाती हैं जिससे नॉर्मल जो हवा चल रही होती है ना, उससे भी हमें क्या मिल जाए, पर्याप्त हवा मिल जाए और हमारा जो है तो काम हो जाए। तो ये डायग्राम जो है वो नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर का है, प्राकृतिक रूप से कूलिंग जिसमें देते हैं, है ना। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं डक्ट। डक्ट यही क्या करते हैं, नेचुरल तरीके से जो है तो फ्लो करने वाले हवा को जो है तो ले लेते हैं ना, डक्ट। ये सभी जो है तो क्या है, डक्ट। अब डक्ट्स इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है, एस लगाना जरूरी है, बहुत सारे हैं। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक टाइप का जो है तो कूलिंग वाला ट्रांसफार्मर। अब इसकी थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कि इसकी थ्योरी क्या कह रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक है। यहां से हवा जाएगी, है ना, यहां से हवा जाएगी तो क्या होगा, उसमें हवा पड़ेगी तो पूरा हवा क्रॉस नहीं होगी, बल्कि उसमें टकरा करके उसके अंदर जो है तो प्रवेश करेगी और उसे हम क्या करेगी, जो है तो गर्मी से बचाएगी या हीट को जो है तो एब्जॉर्ब करेगी या हीट को कम से कम जो है तो कर लेगी, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर जलने से बच जाएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं, ये जो हमारा नेचुरल कूल ट्रांसफार्मर होता है वो कितने रेटिंग तक होता है, कितने बड़े ट्रांसफार्मर में यूज होता है। तो मैं बता दूं आप लोग को कि जो नेचुरल कूलिंग होती है वो उतनी अच्छी कूलिंग नहीं मानी जाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि नेचुरल कूलिंग को छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। बहुत बड़े ट्रांसफार्मर में हम नेचुरल कूलिंग का यूज नहीं करते हैं। जनरली ऑयल कूलिंग हो गई, वाटर कूलिंग हो गई, है ना, इनका यूज हम जो है तो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में कर लेते हैं। तो लिखते हैं फ्रेंड्स, लिख लेते हैं, छोटे छोटे या स्मॉल हम बोल सकते हैं, है ना, छोटे ट्रांसफार्मर, छोटे ट्रांसफार्मर लगभग 20 किलो वोल्ट एम्पियर, है ना, केवीए। वहां पे मैंने आपको पिछले जो 3 फेज मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने केवी लिखा था, उसको केवीए आप कर लेना, है ना। वहां पे मैंने लिखा था 6.6 केवी, वहां पे ए लिखना भूल गया था मैं, केवीए लिख लेना, है ना। 11 केवी मैंने लिख दिया था तो ए लिख लेना, ठीक है। 440 तक मैंने लिखा है केवी तो उसको ए कर लेना, ठीक है। मतलब यहाँ पे ट्रांसफार्मर की रेटिंग कंप्लीट लिख लेना केवीए, ठीक है। वो मैंने जो है वहां पे लिखना मिस कर दिया है, आप लोग लिख लेना, ओके। दोस्तों छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगभग 20 केवीए 20 केवीए तक के ट्रांसफार्मर को, है ना, तक के ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कोर का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है, अधिक रखा जाता है, जिससे वे ऊष्मा को अवशोषित कर ले, ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर ले। अवशोषित मतलब ऊष्मा को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, अवशोषित कर ले। पहला पॉइंट क्या हो गया, वह छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जहां पे हम क्या करते हैं 20 केवीए, मतलब छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगभग 20 केवीए तक ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है, बड़ा कर देते हैं, जिससे वे ऊष्मा को क्या करें, अवशोषित कर लें। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के बाहरी भाग, मतलब जो ट्रांसफार्मर बना होता है उसके बाहर वाले भाग में डक्ट लगा देते हैं, डक्ट्स लगा देते हैं, ये डक्ट्स है ना। बाहरी वाली भाग में क्या करते हैं, डक्ट्स लगी होती है,
जिससे प्राकृतिक वायु, जिससे नेचुरल एयर, प्राकृतिक वायु है ना, नेचुरल एयर आती है आती है और गर्मी कम कर देती है, गर्मी कम कर देती है गर्मी कम कर देती है। इससे ट्रांसफार्मर में कूलिंग होती है। इससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर में कूलिंग होती है। इसे प्राकृतिक या प्राकृतिक रूप से, है ना, प्राकृतिक रूप से शीतलन कहते हैं या कूलिंग कहते हैं, शीतलन कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग। कूलिंग के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आज हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर को नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर। तो पहला प्रकार हमने पढ़ लिया है, नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें हम क्या करते हैं, डक्ट लगा देते हैं उसकी बाहरी स्पेस में। तो डक्ट क्या करता है, इसके अतिरिक्त हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के बाहरी भाग में डक्ट लगी होती है ना, जिससे नेचुरल एयर आती है, प्राकृतिक हवा आती है और गर्मी कम कर देती है। इससे ट्रांसफार्मर में कूलिंग होती है, इसे हम प्राकृतिक रूप से शीतलन कहते हैं। और क्या कहता है फ्रेंड्स कि छोटे जो ट्रांसफार्मर जो होते हैं, लगभग 20 kVA तक ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कोर का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है, जिससे वे ऊष्मा को अवशोषित कर लें। अगर आप क्या करोगे, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में जो उसका क्षेत्रफल है दोस्तों, कोर का क्षेत्रफल अगर क्या करोगे कि अधिक रख दोगे, कोर का एरिया क्षेत्रफल उसको क्या करोगे, बढ़ा दोगे, तो उससे भी क्या होगा कि कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तथा हम डक्ट लगा देंगे, जब ये डक्ट लगा देंगे उसकी बाहरी स्पेस में, ट्रांसफार्मर के पीछे या ट्रांसफार्मर के आइट साइड में, बगल में, बाहर के जो एरिया में क्या करेंगे, डक्ट लगा देंगे दोस्तों। तो क्या होगा, वहां पे वो एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी को, ऊर्जा को, सॉरी क्या करेगा, जब वहां पे हवा जाएगी, मान लो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बाहर हमने डक्ट लगाया है, अब हवा इधर से आके आ रही है, हवा जब उसमें लगेगी तो क्या होगा, डक्ट क्या करेंगे, हवा का एब्जॉर्ब करेंगे, हवा अंदर जाएगी तो उष्मा को अवशोषित कर लेगी। अर्थात जहां पे हवा जाकर के प्रवेश करेगी तो वहां पे क्या करेगी, एनर्जी वहां पे क्या करेगी, वहां पे ऊष्मा को या गर्मी को कम कर देगी। तो इस प्रकार से हम नेचुरल जो है तो कूलिंग कर लेते हैं। लेकिन नेचुरल कूलिंग तभी करेंगे जब हमारा ट्रांसफार्मर अधिकतम 20 kVA का होना चाहिए, उससे ज्यादा का यदि होगा तो फिर हम क्या करेंगे, ऑयल कूल करेंगे या वाटर कूल करेंगे, एयर कूल करेंगे। ये नेचुरल कूलिंग है, जनरल कूलिंग है, जिसको हम लोग 20 kVA के ट्रांसफार्मर तक कर सकते हैं, केवल डक्ट लगा के। और जो हमारे ट्रांसफार्मर का कोर होता है, जो हमने कल पढ़ा था, ये हमारा क्या हो गया, कोर हो गया। इस कोर को हम क्या करेंगे, इस कोर को हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कोर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये कोर कंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, चेंज करके, थोड़ा बड़ा करके हम क्या करते हैं, कूलिंग कर लेते हैं। इस प्रकार का हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो हम क्या करेंगे, कोर को बड़ा कर देंगे और डक्ट लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया कोर। तो कोर की साइज को बड़ा कर देंगे, इसकी साइज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इसकी साइज को बढ़ा देंगे। और ट्रांसफार्मर के पीछे या आइट साइड में, बगल में हम क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, डक्ट लगा देंगे। आप लोगों ने देखा होगा जो गांव में लगे होते हैं, जो शहर में बाहर कहीं किसी कॉलोनी में लगे होते हैं, वो ट्रांसफार्मर स्वतः ही कूलिंग होते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं लगा होता है, तेल अंदर डाला होता है वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए, लेकिन अलग से कूलिंग का अरेंजमेंट नहीं होता। उसमें आप देखेंगे दोनों साइड में ब्लेड लगी होती है। मान लो ये ट्रांसफार्मर है ना, ये ट्रांसफार्मर है, तो इस साइड ब्लेड लगी होती है, इस साइड भी ब्लेड लगी होती है, जिसके हम बोलते हैं डक्ट। यही डक्ट लगा होता है और वहां पे क्या होता है, हवा जब टकराती है ना तो उसकी बॉडी को ठंडा करती है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर भी जो है तो ठंडा रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर या नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आज पहला ट्रांसफार्मर का प्रकार देख लिया है, जो है नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर। कल हम लोग देखेंगे दोस्तों तेल के द्वारा, जल के द्वारा
द्वारा और वायु के द्वारा, अर्थात ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर और एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, तीनों प्रकार के ट्रांसफार्मर को कल की क्लास में मैं जो है तो कवर करूंगा। तो इस क्लास को फिनिश करते हैं दोस्तों यहीं पे। यदि आपको यह लेक्चर पूरा देखा आपने तो आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना यदि इस चैनल पहली बार आप है तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ओके दोस्तों, तो इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।